एक आदमी था जो कि अपनी सरकारी नौकरी से रिटायर होकर के गांव आता है। गांव आने के बाद रिटायरमेंट पर अच्छा खासा पैसा मिलता है। दोस्तों, उसकी पत्नी इस दुनिया में नहीं थी तो वो अकेला था। इस वजह से उसके जो दो बेटे थे, उसकी देखरेख करने के लिए अपने पत्नियों को घर पर छोड़ देते हैं। उसका जो बेटा था वो शहर में रहता था, एक ठेकेदारी का काम करता था और दूसरा नौकरी करता था। बुजुर्ग व्यक्ति गाँव में ही और समाज में रह करके अपनी जान पहचान बनाई थी, अपना इज्जत सम्मान बनाया था। इस वजह से अपनी जन्मभूमि को ही सब कुछ समझ करके वो गांव में रहने लगता है रिटायरमेंट के बाद भी। लेकिन उसकी जो दोनों बहुएं थी, उनका सपना ये था कि किसी तरीके से जो पैसा मिला है रिटायरमेंट के बाद, वो पैसा हम लोगों के हाथ लग जाए, उससे कुछ जो जेवर हैं वो बना लिया जाए और साथ ही साथ शहर में एक अच्छा मकान बन जाए, घर में एक गाड़ी आ जाए। लेकिन दोस्तों, जो उसके बूढ़े ससुर थे वो थोड़ा सा कंजूस कृपण टाइप के थे। वो नहीं चाहते थे कि मेरे जीते जी जो पैसा है वो किसी तरीके से बर्बाद हो। मेरे न रहने के बाद सारा पैसा तो उन्हीं लोगों का है, जो मन में आएगा वो करेंगे। दोस्तों, जब उसकी बहुओं को ये सारी चीज़ें आभास होने लगती है कि ये पैसा सीधे नहीं देगा, तो एक ऐसा खेल खेल जाती है जिसकी कल्पना दोस्तों किसी को नहीं रहती। तो बूढ़ा बुजुर्ग था, उसको लगा कि मेरी जो बहुएं हैं मेरी सेवा कर रही हैं, मेरी देख रेख कर रही हैं। उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि मेरे साथ ये जो सेवा का खेल चल रहा है, एक दिन मेरे लिए इतना घातक सिद्ध होगा। दोस्तों, वो पैसे लेने के चक्कर में कुछ इस हद तक चली जाती हैं कि आप सोच नहीं सकते। बहुत रोचक कहानी है, बहुत सीख देने वाली कहानी है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। ऐसी घटना किसी के भी साथ हो सकती है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी में होता क्या है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले जो नए दर्शक हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं भी कमेंट करके बताइएगा। पिछली वीडियो पर जिन्होंने कमेंट किया था उनकी लिस्ट हमारे पास है। वीडियो के आखिरी में आप सभी का प्यारा सा नाम वॉच लूँगा। तो देर न करते हुए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं कमलेश तिवारी। आज आपके लिए जो सच्ची घटना लेकर के आऊँ, यह घटना उत्तर प्रदेश का जिला बाराबंकी की कहानी है। दरअसल एक व्यक्ति थे जिनका नाम राम उदित था। राम उदित बिजली विभाग में बाबू थे। अपनी 60 साल की सेवा देने के बाद दोस्तों ये रिटायर हो जाते हैं और रिटायरमेंट के बाद गाँव में आते हैं। गाँव में अच्छा खासा सर्विस में रहते हुए घर बनवा देते हैं। जो दोनों बेटे थे पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे तो नहीं थे, समय से पहले ही वो लोग शहर निकल जाते हैं। एक लड़का था जो कि घर की पेंटिंग वगैरह का ठेका लेता था और जो दूसरा बेटा था वो नौकरी करता था, वो शहर में रहते थे। समय का चक्र चल रहा होता है, धीरे धीरे समय बीत रहा होता है। और उसके बाद दोस्तों, इनकी जो पत्नी थी, रिटायरमेंट के पहले ही रामुदुत की पत्नी का देहांत हो जाता है। रामुदुत अकेले रह जाते हैं। इस वजह से उनको एक सहारे की ज़रूरत पड़ जाती है। इनके जो दोनों बेटे थे, बड़ा बेटा जिसका नाम था राजकुमार और जो छोटा बेटा था उसका नाम था आशुतोष। दोस्तों, ये दोनों समय के साथ साथ अपनी स्थितियों को समझते हुए, क्योंकि जो रामुदित थे थोड़ा सा ट्रिपल टाइप के थे, अनावश्यक पैसे नहीं खर्च करते थे। उनको ये लगता था कि जो भी मैंने पैसा कमाया है बड़ी मेहनत से कमाया है। रामुदित थोड़ा सा ईमानदार टाइप के थे। अपने सरकारी सर्विस में रहते हुए न कभी किसी से घूस लिया और ना ही कभी किसी को सताया। जो कोई उनके पास काम के लिए जाता, खुशी खुशी मन से बिना पैसे लिए, अगर सिग्नेचर करना होता तो सिग्नेचर कर दिया, जो भी काम होता था वो कर दिया करते थे। कहीं न कहीं उनकी प्रशंसा पूरे स्टाफ में हुआ करती थी। लोग ये भी कहते थे कि देखो, इस समय में इतने बड़े खुददार हैं कि अनावश्यक धन को हाथ भी नहीं लगाते, ना ही किसी प्रकार की कोई डिमांड करते हैं। दोस्तों, बड़ी इज्जत और सम्मान के साथ 60 वर्ष पूरे कर लेते हैं और रिटायर होकर के घर चले आते हैं। लेकिन पत्नी का जब देहांत होता है उस वक्त थोड़ा इनका जो मन होता है वो विचलित हो जाता है, क्योंकि जीवन संगिनी का साथ छूटने के बाद कोई भी व्यक्ति हो, कहीं न कहीं दुख जरूर होता है। क्योंकि जिसके साथ इतने दिनों तक बिताया हो और अचानक अकेला हो जाए, उसके दिल पर क्या गुजरती है, जिसके साथ ऐसी घटना होती है वही महसूस करता है। उस दिन तक तो मन अशांत रहा, लेकिन धीरे धीरे करके काम की जिम्मेदारी, ऊपर से दो बेटे थे, बेटों की शादी भी करना था, तो कहीं न कहीं जिम्मेदारियाँ उसके ऊपर थी। इस वजह से अपने आप को संभालते हुए समय के अनुसार सब कुछ व्यवस्थित कर ले जाते हैं। पत्नी को गुजरे हुए लगभग 3 साल के आसपास बीता हुआ था, तभी ये राजकुमार की शादी तय कर देते हैं। एक लड़की होती है जो कि उसी ज़िले के रहने वाली होती है। उनके पिता बहुत बड़े घर से तो नहीं होते, मध्यम वर्गीय परिवार होता है, जो कि खेती बाड़ी का काम करते थे। उनकी पत्नी, जिनका नाम संगीता था, संगीता पढ़ी लिखी थी, ग्रेजुएशन की थी। उसके आगे की पढ़ाई पैसे के अभाव में नहीं हो पाया। सपना था कुछ बनने का, लेकिन चीज़ें नहीं हो पाई। राम उदित बहुत पढ़ी लिखी बहू लाना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि उसका जो बेटा था वो केवल इंटर पास था। वो पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता था। राजकुमार शुरू से ही लोगों के साथ घूमने फिरने में शौकीन था। लेकिन कहते हैं कि जो कुछ उसके साथ हुआ उसका पूरा श्रेय राम उदित को जाता है, क्योंकि राम उदित ने पहले ही बता दिया था कि तुम लोग अगर ये सोच रहे हो कि मैं सरकारी नौकरी में हूँ और जो
जो थोड़े बहुत पैसे मैं कमा करके रखा हूँ तुम लोग घर बैठ कर के खर्च करोगे तो ये कतई नहीं होगा, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा कमाता भी नहीं हूँ। इससे अच्छा है कि तुम लोग कोई काम पकड़ लो। दोस्तों उसके बाद राजकुमार अपने एक दोस्त के साथ शहर चला जाता है, दिल्ली में रहता है और वहाँ पर वो पेंटिंग का ठेका लिया करते थे, उनके साथ काम करने लगता है। लगभग 1 साल तक काम करता है और काम को जब पूरी तरीके से सीख जाता है तो अपने पिता से कहता है कि पिताजी मैं काम को सीख गया हूँ और इस काम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो रामुदित कहते हैं कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, ऐसे काम के लिए मेरे पास पैसे हैं, चाहे मुझे बैंक से कर्ज ही लेना पड़े। वो लगभग 5 लाख रुपए की डिमांड करता है, लेकिन रामुदित ये कहते हैं कि बस एक बार मैं दूंगा, अपना बिजनेस चला ले जाओ या मत चलाओ, वो तुम्हारी जिम्मेदारी। दोबारा आकर के ये मत कहना है कि मुझे घाटा लग गया या पैसे डूब गए। ये बात कहकर के रामुद्दीन उनको 5 लाख रुपए की रकम दे देता है और राजकुमार दिल्ली चला जाता है और पेंटिंग का काम शुरू करने लगता है। समय बीतता जाता है, इसका एक लगभग 1 डेढ़ साल के बाद जो काम होता है पूरी तरीके से रनिंग में आ जाता है, अच्छा खासा पैसा कमाने लगता है। इधर संगीता से उसकी शादी हो चुकी होती है। संगीता घर पर रहती थी, रामुदित की देखभाल करती थी, खाना पीना बनाती थी, क्योंकि जो राजकुमार था वो अपनी पत्नी से बोल करके रखा था कि मैं 2 महीने 3 महीने पर आऊँगा, लेकिन तुम भी मेरे साथ चली जाओगी तो पिताजी की देखरेख कौन करेगा। दोस्तों समय बीतता जाता है। जो छोटा बेटा आशुतोष होता है वो उसकी भी उम्र बढ़ चुकी होती है। आशुतोष शुरू से पढ़ने लिखने में होशियार था और वो जो है बीटेक कर ले जाता है। बीटेक करने के बाद वो इंजीनियर बन जाता है। वो मुंबई में काम करने लगता है। रामुदित के पास आशुतोष की शादी के लिए बहुत सारे रिश्ते आने लगते हैं। बहुत सारी लड़कियों की फ़ोटो आते हैं। फ़ोटो आती तो आशुतोष को भेजा जाता है। एक लड़की की फ़ोटो उसको पसंद आ जाती है। उसके बाद दोस्तों लड़की देखने का जो सिस्टम होता है वो सब होता है। दोनों का शादी विवाह तय हो जाता है। तय होने के बाद डेट रखी जाती है और इन दोनों का उस समय पर शादी विवाह हो जाता है। दरअसल जिस लड़की से शादी होता है उसका नाम नीतू था। नीतू मूल रूप से बहराइच ज़िले की रहने वाली थी। इनके पिता जो थे बहुत बड़े किसान हैं और खेती बाड़ी का काम करते हैं। तो परिवार अच्छा था, लोग अच्छे थे, इस वजह से रामुदित ने शादी तय कर ली। क्योंकि जो रामुदित थे वो भी समाज से जुड़े हुए थे और लोगों में अच्छी खासी जान पहचान थी और एक मान सम्मान था। इस वजह से ज़मीन से जुड़ना उनको पसंद था। दोस्तों शादी होने के बाद जो दोनों लड़के थे वो अपना सेट हो जाते हैं शहर में। लेकिन रामुदित के दोनों लड़के अपनी पत्नी को घर पर छोड़ देते हैं रामुदित की सेवा करने के लिए, क्योंकि रामुदित अकेले थे और वो शहर जाना नहीं चाहते थे। उनको गांव में खुला हुआ माहौल ज़्यादा पसंद था। लोगों के साथ उठना बैठना, शाम को चौराहे पर जाना, 10 लोगों के साथ बात करना, चाय पीना, ये सब उनकी आदत थी और दिनचर्या भी थी। सुबह होती तो उठते, गांव का एक किनारे एक होटल था, वहां पर बैठ जाते और चाय पीते, लोगों के साथ गप लड़ाते। इस आज़ादी को छोड़ करके वो शहर नहीं जाना चाहते थे। बेटों ने कई बार कहा कि एक काम करो, आ जाओ मेरे पास रहो, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपनी जन्मभूमि और अपना गाँव छोड़ करके कहीं नहीं जाऊँगा। अगर मैंने कुछ बनाया भी है और कुछ किया भी है तो गांव से ही रह करके। तुम लोगों को शहर में अच्छा लगता है तो चले जाओ, चाहो तो अपनी पत्नी को लेकर के जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। उसकी जिद के आगे जो बेटे थे वो दोस्तों परेशान हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है जैसी आपकी मर्जी, हम लोग वैसा करेंगे जैसा आप कहोगे, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपकी देख रेख करें, आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। लेकिन दोस्तों लड़के तो शहर में रहने लगते हैं और जो दोनों बहुएँ होती हैं, कहीं न कहीं उनकी जो निगाह थी वो रामुदित की पूरी प्रॉपर्टी पर थी, कैश पर थी। क्योंकि रामुदित जब रिटायरमेंट हुए तो अच्छा खासा पैसा मिला था, जिसको बैंक में वो सेव करके रखे थे, एफडी करके रखे थे। वो ये चाहती थी किसी तरीके से इनका जो पैसा है वो मिल जाए और उस पैसे से एक शहर में मकान हो जाए, गाड़ी हो जाए और कुछ जेवर बन जाए, जो महिलाओं के बहुत ही प्रिय होते हैं। अक्सर हर महिलाएं चाहती हैं कि उनके पास अच्छे कपड़े हों और अच्छे जेवर हों, यही उनकी तमन्ना थी। वो चाहती तो उनके पति जो थे अच्छा खासा कमा रहे थे, उनसे सारी चीज़ें ले सकती थी, लेकिन उनका ये मन था कि जो ससुर जी पैसा रखे हैं वो सारा पैसा हमको मिल जाए। अब दोस्तों ये दोनों महिलाएं बैठ करके सलाह करती हैं और किसी न किसी तरीके से जो बाबूजी के पास पैसा है उसको हड़प लेना है, और ये बात हो सकता है कि बेटे तक को भी पता न चले। दोस्तों ये मन ही मन एक प्लान बनाती है और रामुदित की खूब सेवा करने लगती है, देख रेख करना, कपड़े धुलना, कभी कभी तो शरीर में मालिश कर देना, खाने पीने का टाइम टू टाइम ध्यान रखना, नाश्ता पानी। दोस्तों रामुदित बड़ा प्रसन्न हुआ कि बहुत अच्छी संस्कारी बहू लेकर के आए, लेकिन उसके पीछे का जो राज था वो समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ कोई खेल खेला जा रहा है। दोस्तों कभी कभी जब बहुत खुश होते सारे लोग तो ये दोनों बहुएं कहती थी कि बाबूजी इतना पैसा रखे हो क्या करोगे, इससे अच्छा है कि क्यों न शहर में घर ले लिया जाए अच्छा खासा। अब हम लोगों के बच्चे हो जाएंगे तो शहर में रहेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, गांव में क्या खेती बाड़ी में मज़ा नहीं रह गया, उसे बहकाने का प्रयास करती। लेकिन जो रामुदित था
जब खेती बाड़ी की बात ये लोग करते, कुछ रखा नहीं हो तो कहता कि आज जो कुछ है खेती बाड़ी के दिन है। मेरे पिता किसान थे, बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, हमने मेहनत की, नौकरी की 60 साल, उसके बाद रिटायरमेंट हुआ, जो कुछ पैसा बचा है तुम लोग उसी के पीछे पड़े हो। ये सुन कर के ये दोनों महिलाएं चिढ़ जाती कि मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ उसी के लिए ना कर रहे हैं ये। इन दोनों महिलाओं को लगने लगा कि पैसा ऐसे नहीं निकलेगा, कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। राम उदित मन के बहुत अच्छे थे, स्वभाव के बहुत अच्छे थे दोस्तों। पत्नी गुजरने के बाद भी वो कभी उनके मन में किसी प्रकार का ऐसा व्यभिचार वाली बातें नहीं है कि किसी महिला को देख करके उनके मन में किसी प्रकार की भावनाएं उत्पन्न हुई हो। तो इस वजह से उनका जो मन था अटल था, दृढ़ था, जो विश्वास था उनके मन में उसको कोई तोड़ नहीं पाया। इनकी जो बहुएं थी इधर उधर की बहुत सारी हरकतें करने का प्रयास भी किया कि किसी तरीके से पैसा निकल जाए, लेकिन सारा जो प्रयास था वो विफल रहा। लास्ट में ये दोनों महिलाएं जो होती हैं कहती हैं कि पैसा ऐसे नहीं निकलेगा, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर अपनाना पड़ेगा। दोनों बहुएं एक दिन तहसील जाती हैं और एक वकील से बात करती हैं कि ऐसा ऐसा मामला है, काम कैसे होगा। वकील साहब ने कहा पैसा लगेगा, काम हो जाएगा, वो हमारी जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर छोड़ दो। वो कहती कि ठीक है। दोस्तों वकील साहब से बात होती है, बात होने के बाद ये दोनों महिलाएं एक स्टाम्प पेपर वकील साहब देते हैं और कहते हैं किसी तरीके से इस पर सिग्नेचर करवा करके ला करके दे दो। वो कहती हैं कि ठीक है। दोस्तों चूँकि सादा स्टाम्प पेपर पर हर कोई साइन करने से पहले सोचता है, रामुदित इतने बड़े बेवकूफ़ थे नहीं। ये लेकर के आती है और कहती है कि बाबूजी इस पर सिग्नेचर कर दो और मुझे जो है एक एफिडेविट बनवाना है तहसील से, कुछ ज़रूरत है। तो रामुदित देखते हैं तो कहते हैं कि ये तो सादा स्टाम्प पेपर है, इस पर पता नहीं क्या लिखवा लो, जो एफिडेविट बनवाना है लिखवा करके ले करके आओ तो मैं साइन कर देता हूँ। ये बात सुन करके चिढ़ जाती हैं कि ऐसे भी काम नहीं बनने वाला है। अगले दिन वकील साहब के पास जाती है, बताती है तो वकील साहब कहते हैं चलो ठीक है, साइन की बात है, मैं मैनेज करता हूँ। वकील साहब एक स्टाम्प पेपर पर एक एफिडेविट नुमा प्रारूप बनवाते हैं, उसमें सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि इनकी सिग्नेचर की ज़रूरत थी। दोस्तों ये बनवा करके लेकर के आती हैं, लेकिन उसके पीछे एक और पेपर था जिसको कोई समझ नहीं पाया। झटके में जो है एक पर साइन करवाया, दूसरे पेपर भी रामुदित ने साइन कर दिया और पढ़ा नहीं। पहला पेपर पढ़ा तो उन्हें लगा कि एफिडेविट है और साइन कर दिया। साइन करने के बाद दोस्तों ये महिलाओं को लगा कि अब काम बन गया। ये वकील के पास अगले दिन पहुंचती हैं और पहुंच करके वो पेपर देती हैं। वकील साहब कहते हैं कि इतने से काम हो जाएगा, बाकी मैं देखता हूँ किसी न किसी तरीके से क्या करना है, बस पैसा लगेगा, पैसे का इंतज़ाम करके रखना। वकील साहब इधर उधर का पूरा तिकड़म भिड़ाते हैं और भिड़ा करके दोस्तों इनकी जो चल अचल संपत्ति होती है सबका वसीयत करा लेते हैं, जो कि अनरजिस्टर्ड वसीयत होती है। वो वसीयत तब वैलिड होती है जब रामुदित इस दुनिया को छोड़ करके जाते। फिलहाल इतना होने के बाद कहीं न कहीं दोनों को राहत मिल गई कि चलो ठीक है, आज नहीं तो कल ये पैसा तो हमें मिल जाएगा। दोस्तों अब ये वसीयत होने के बाद इन सब के अंदर खलबली मची थी कि कितनी जल्दी से सारा चल अचल संपत्ति हमको मिल जाए, मेरा शहर में घर हो जाए, गाड़ी हो जाए, खूब जेवर हो जाए और मैं जब चलूँ तो लोग मुझे ही देखें। समय बीतता जाता है, लगभग 1 साल के आसपास का समय बीत जाता है। रामुदित बहुत तगड़े तंदुरुस्त थे क्योंकि खाने पीने का बहुत ध्यान रखते थे। जब भी मार्केट जाते तो अपने लिए भुना हुआ चना, गुड़ और सूखे मेवा वगैरह सब कुछ लेकर के आते थे। बहुत खाने पीने के शौकीन थे। उनको देख कर के कोई ये नहीं बता सकता था कि इनकी उम्र लगभग 65 साल के आसपास है। हर कोई यही कहता कि अभी लगभग 50-55 साल की अवस्था के होंगे, इतना फिट और स्वस्थ थे। दोस्तों 1 साल बीत जाने के बाद ये महिलाएं चूँकि अब इनके अंदर से उलझन हो रही होती है उस पैसे को पाने के लिए। दोस्तों 1 साल बाद ये दोनों महिलाएं एक ऐसा कांड कर जाती हैं जिसकी कल्पना किसी को नहीं रहती है। एक रात की बात है, अब इनको लगने लगा था कि अब मामला ऐसे सेट नहीं होगा, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। साल भर का मामला बीत गया है, किसी को खबर भी नहीं क्या हुआ है क्या नहीं। अब इसी में गेम खेल जाते हैं। ये लोग जाते हैं शहर से कुछ नशीली दवाई लाते हैं और शाम को मिला करके राम उदित को दे देते हैं। दोस्तों राम उदित जो थे शाम को खा पी करके लेट जाते हैं और अगले दिन सुबह उठते नहीं। सुबह होने के बाद जैसे ही राजकुमार और आशुतोष के पास फ़ोन पहुंचता है, सारे लोग दंग रह जाते हैं। आनंद फनन जो जहां होता है, जिस अवस्था में होता है, वहां से घर के लिए निकल लेता है। गांव में चित्कार मच जाती है। लोग हैरान हो जाते हैं कि जो व्यक्ति भी शाम को स्वस्थ था, बाहर होटल पर बैठ करके चाय पिया, गप्पे लड़ाया, ना कहीं कोई बीमारी समझ में आई, ना कुछ नहीं, अचानक क्या हो गया। इनको लगा कि हार्ट अटैक का जो है बहाना बना देंगे। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि आदमी जब गलती करता है ना तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ पोल खुल ही जाती है। उनके जब दोनों बेटे आए तो अपने पिता को इस अवस्था में देख करके फूट फूट करके रोने लगे, क्योंकि चाहे रामुदित अच्छे थे चाहे बुरे थे, लेकिन अपने बेटों को अपनी जान से बढ़ कर के चाहते थे।
और यही वजह थी कि बेटे उन्हें भी बहुत स्नेह करते थे। आने के बाद जो छोटा बेटा आशुतोष था, उसने कहा कि देखो, हमें तो कुछ शंका सी हो रही है, चाहे पड़ोसी लोग या कोई भी इनके साथ कुछ गलत किया हो, क्यों ना इनकी बॉडी का पोस्टमार्टम करा दिया जाए। ये सुनकर के दोस्तों दोनों महिलाएं घबरा जाती हैं और कहती पोस्टमार्टम की क्या ज़रूरत है, ये अपने मौत से मरे हैं, अब हार्ट अटैक वगैरह आ गया होगा पता नहीं, अब इसमें पोस्टमार्टम करा करके शरीर का जो है चिथड़े करवाओगे, इससे अच्छा कि इनको सही सलामत इनकी मुखाग्नि दे दी जाए। ये सुनकर के आशुतोष कहता है कि मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। दोस्तों पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस आती है, पंचनामा होता है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। पोस्टमार्टम होने के बाद 2 दिन बाद रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट जब थाने में मिलती है, इन लोगों को बुलाया जाता है। रिपोर्ट में इनके अंदर लिक्विड पॉइजन मिलता है। ये सुनकर के दोनों बेटे दंग रह जाते हैं कि ऐसा कौन किया। अब चूँकि अब मामला अज्ञात का था, अब पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है और अपने तरीके से जांच करने लगती है। 15 दिन के आसपास का समय बीत चुका था, जांच चल रही होती। चूँकि मामला अज्ञात में था, किसी के ऊपर कोई शंका भी नहीं थी। अभी नामजद एफआईआर होती तो लोग पकड़े भी जाते या किसी को गिरफ्तार भी पुलिस करती। जांच में लगी होती है, कहीं कुछ नहीं मिलता है। इधर इनका जो 13वीं के संस्कार वगैरह होता है वो सब हो जाता है। इस बीच दोनों महिलाएं सोचती हैं क्यों न चल करके जो पेपर है वसीयतनामा कोर्ट में पेश कर दिया जाए कचहरी में, जिससे कि ज़मीन अपने नाम आ जाए, बैंक में उस सारे पेपर को लगा दिया जाए, जो पैसे हैं वो खाते में आ जाए, कम से कम कुछ तो अपने हाथ लग जाए। दोस्तों ये लोग कचहरी में वकील के पास जाती हैं, उन्हीं वकील के पास जिससे सारा पेपर बनवाई रहती हैं। उनको पेपर देती हैं। वकील साहब कहते हैं कि जो काम करना है फटाक से कर लो, कम से कम कुछ अगर उल्टा सीधा हुआ, कहीं फंसे वगैरह तो कैश तो तुम्हारे पास आ जाए। उसके बाद दोस्तों ये लोग वकील के बहकावे में आकर के बैंक चली जाती हैं और वहाँ पर जो वसीयतनामा लिखा होता है उसको पेश करती हैं। उसको पेश करने के बाद जो बैंक के मैनेजर होते हैं, चूँकि वेरीफाई करते हैं, ऐसे तो पैसा किसी के नाम ट्रांसफ़र नहीं कर देते। पिता के गुजरने के बाद आशुतोष और राजकुमार दोनों गांव में ही थे, क्योंकि गांव में भी पुलिस की तहकीकात जारी थी। ऊपर से पिता का जाने का गम था। अब ये लोग जब वहां पहुंच जाते हैं दोस्तों, बैंक से 2 लोग आते हैं जो कि फील्ड ऑफिसर होते हैं और एक और आदमी आता है उनके साथ। आने के बाद पूछताछ करने लगता है। एक बड़ा सा एप्लीकेशन कागज़ लेकर के आता है, उसमें देखता है कि उनकी जो दोनों भाई की पत्नियां हैं उनके नाम इनके पिताजी पूरी वसीयत करके चले गए, चल और अचल संपत्ति दोनों की। ये देख करके जो आशुतोष थे और राजकुमार दोनों दंग रह जाते हैं कि मेरे पिताजी ने कभी हमको एक फूटी कौड़ी नहीं दी और मेरी दोनों पत्नियों ने ऐसा क्या कर दिया कि पिताजी पूरी संपत्ति इसके नाम करके चले गए। उन्हें शंका सी हो जाती है। ऊपर से उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट याद आ जाती है। दोस्तों तत्काल प्रभाव से ये थाने पहुंचते हैं। थाने पहुंचने के बाद पुलिस से सारी कहानी बताते हैं। पुलिस प्रशासन सबसे पहले बैंक पहुंचती है और मैनेजर साहब को हिदायत देती है कि बिना परमिशन के कोई भी पैसा इधर उधर ना हो। ऊपर से तहसील पहुंचती है। उस पूरे जो प्रकरण होता है, जो कागजात वगैरह होते हैं, सब पे रोक लगाई जाती है और उसके बाद इन दोनों महिलाओं को अब थाने बुलाती है और इनसे पूछताछ करती है। तो पूछताछ करती है तो ये लोग ना नुकुर ये सब कहते रहते हैं कि मैं तो नहीं जानती कैसे क्या होगा। जब इनसे पूछा जाता है कि वसीयतों को कैसे किया, वो भी बिना बेटों को बिना बताए, क्या बेटों से नहीं जमती थी, तो लोग बोले कि नहीं बेटे से बहुत जमती थी। दोस्तों पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो लोग फंस जाती है और फंसने के बाद जो घटनाक्रम होता है सबको बोल देती हैं। जैसे ही दोस्तों लोग कबूलते हैं, दोनों बेटे सन्ने रह जाते हैं कि जिस पत्नी को मैं जी जान से चाहा, शौक में कोई कमी नहीं रखी, वो मेरे पिताजी की हत्यारन बन गई पैसों के लालच में। दोस्तों पुलिस से दोनों बेटे कहते हैं इनको सख्त से सख्त सज़ा दीजिए। पुलिस इनको चूँकि गुनाह कबूल कर चुकी होती है गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करके जेल भेज देती है और संबंधित धाराओं में इनको नाम मुकदमा हो जाता है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जो आपने कमाया है उसे अपना समझिए, किसी के पराये धन पर ऐसी नीयत रखना उचित नहीं है। एक निर्दोष व्यक्ति जो कि अच्छा आदमी था, गांव समाज में इज्जत कमाया था और चंद पैसों के लालच में इन दोनों महिलाओं ने उसके साथ ऐसा घोर अन्याय कर दिया, घोर पाप कर दिया। तो इसीलिए कहते हैं कि दोस्तों कभी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो अपना सगा हो, चाहे अपना घर का हो। कभी कभी ऐसा होता है घर के ही लोग अपनी जड़ें काट देते हैं। तो इसीलिए कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको इतना है कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए। कल मिलूंगा एक नई कहानी के साथ, लेकिन जाने से पहले जिन्होंने पिछली वीडियो पर कमेंट किया था 2 मिनट उनका प्यारा सा नाम लेना चाहूँगा। ओम प्रकाश बिजनौर उत्तर प्रदेश से, नीलेश हैदराबाद से, लखन निर्मलकार छत्तीसगढ़ से, सुरेश कुमार कुमार नरेंद्र देव जहानाबाद बिहार से, चेतराम मौर्य दिल्ली से, सतीश PN तिवारी जी बलिया उत्तर प्रदेश से, रामानुज पांडे धनबाद झारखंड से, दिलीप राजपूत खंडवा गोकुल गांव से, रुद्र प्रताप नारायण तिवारी महोबा उत्तर प्रदेश से। आप सभी ने वीडियो पर इतना प्रेम और स्नेह दिया, ऐसे ही प्रेम और स्नेह बनाए रहें। कल मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। आज कहानी बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।